नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात कर रहे हैं फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन। ठीक है, जीन के फाइन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। या ये जो क्वेश्चन है वो आता है जेनेटिक जेनेटिक फाइन स्ट्रक्चर, जेनेटिक फाइन स्ट्रक्चर के नाम से ये क्वेश्चन आता है अपना। ठीक है भाई, अब देखो जो जीन होता है ना वो क्या होता है के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि जो जीन होता है वो क्या होता है और जीन हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो हमने पढ़ा है, पहले हम पॉइंट डाल लेते हैं कि हम पढ़ेंगे यहाँ पर वास्तव में जीन। ठीक है, तो ये जो जीन होता है ये क्या होता है। देखो आपने पढ़ा होगा कि जो जीन होता है ये हमारा जो क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम जो है वो हमारा इस तरीके से होता है। ठीक है, और इस क्रोमोजोम में हमने छोटी क्लास में पढ़ा है कि जीन जो है वो ऐसे लगे होते हैं, जीन क्रोमोजोम पर लगे हुए होते हैं। ये चीज हम पढ़े हैं, ठीक है, छोटी क्लास में। इनको हमने कहा था जीन। लेकिन अब जो है मॉडर्न जो फिनोमेना है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जीन जो है वो होते तो वास्तव में यही है जो कि स्टार्टिंग में हमें बताया गया है कि जीन क्या होते हैं, जीन गुणसूत्र पर लगे हुए होते हैं। लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा खोल कर देखेंगे। तो अगर आप क्रोमोजोम को खोलोगे, इस क्रोमोजोम को खोले हम, तो हमें मिलता है एक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। इस क्रोमोसोम को अगर हम खोलें तो हमें एक स्ट्रक्चर मिलता है इस तरीके का जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। ठीक है भाई, और ये जो न्यूक्लियोसोम होता है, इस न्यूक्लियोसोम में इस तरह से एक ऑक्टामर स्ट्रक्चर होती है जिसके ऊपर ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो लिपटा हुआ होता है। ठीक है, अब अगर हम इस न्यूक्लियोसोम को भी खोलें, इस न्यूक्लियोसोम को भी हम थोड़ा सा खोलें, तो हमें जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो ऐसे मान के चलो आप डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे खोल देते हैं हम कि ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की तरह हमें दिखाई दे। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ये हमने खोल दिया यहाँ से, है ना। और एक बार और दोबारा से बनाते हैं इस स्ट्रक्चर को ताकि अच्छे से समझ में आए। ये सॉरी, देखो ये इस तरह से है, कहाँ पर लग रहा है ये पेन, ये देखो ये स्ट्रक्चर है ना, यहाँ से हटाते हैं इसको ना, यहाँ से निकालते हैं नया। तो देखो ये जो है स्ट्रक्चर वो इस तरह का होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का, और ये इस तरह से खुला हुआ है ना, इस तरह से ओपन स्ट्रक्चर है। तो ये हमारा जो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जो इस तरह से हमें दिखाई देता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अगर हम इस जीन को, मतलब ये गुणसूत्र है, इसको खोले तो हमें इस तरह की न्यूक्लियोसोम वाली स्ट्रक्चर नजर आती है, ठीक है, गुथी हुई। फिर उसके बाद अगर हम इसको और खोले तो हमें इस तरह का डीएनए स्ट्रक्चर आता है नजर, और अगर हम खोले तो फिर हमें ये स्ट्रक्चर नजर आती है जिसके अंदर बेस जो है आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और ये जो बेस जुड़े हुए होते हैं इनमें हमें मिलता है, एक होता है एक्सोन और एक होता है इंट्रॉन, इस तरीके से। ठीक है, फिर से क्या होता है, एक्सोन होता है। एक तो क्या होगा, एक्सोन होगा, और दूसरा क्या होगा, इंट्रॉन होगा, और फिर से क्या होगा, एक्सोन होगा। कुल मिलाकर बात ये होगी। ठीक है, अगर हम इस पूरे को खोलें, और ये जो एक्सोन और इंट्रॉन जो बने हुए हैं ये बेसिकली किसके बने हुए हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन के। ठीक है, एडेनिन जो है वो डबल बॉन्ड के साथ में किसके साथ जुड़ा हुआ है, थाइमिन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, गुआनिन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ में किससे जुड़ा हुआ है, साइटोसिन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, थाइमिन जो है वो डबल बॉन्ड के साथ में किससे जुड़ा हुआ है, एडेनिन से जुड़ा हुआ है। और साइटोसिन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ में किससे जुड़ा हुआ है, गुआनिन से जुड़ा हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर किसमें मिलती दिखती है, हमें यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, अब ये तो हुई बात कि वास्तव में क्या होता है। तो जिसको हम जीन बोल रहे हैं वास्तव में, वो जीन जो होता है वो क्या है, डीएनए है। मतलब ये कह सकते हैं हम कि जो जीन है वो किसके बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं। ठीक है, अब हमने जो छोटी क्लास में पढ़ा था कि जो जीन होते हैं वो गुणसूत्र पर लगे हुए होते हैं, तो लगे हुए न होकर अब हम परिभाषा को बदल देंगे कि जीन जो है वो किसके बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं। ठीक है,
और हमने एक बात पढ़ी थी कि जो जीन है, जो डीएनए के बने हुए होते हैं, ये जीन आनुवांशिकता की एक इकाई होते हैं और गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने का काम करते हैं। ठीक है, तो वास्तव में जीन क्या होते हैं, ये हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वास्तविक रूप से देखा जाए तो जीन ये होते हैं, डीएनए का एक स्ट्रैंड होता है जिसे हम जीन कहते हैं, जो कि एक फंक्शनल वर्क करता है। ठीक है, लेकिन हमें परिभाषा लिखनी पड़ेगी जीन की, कि जीन होता क्या है। तो जीन जो है वो एक हेरिडेटरी यूनिट होती है। ठीक है, क्या होता है ये, द हेरिडिटरी हेरिडिटरी यूनिट। जीन क्या है, एक हेरिडिटरी यूनिट है। ठीक है ना, जो क्या करती है, आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करती है, उसे क्या कहा जाता है, जीन। ठीक है, मतलब ऐसी हेरिडिटरी यूनिट जो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करे, ट्रांसफर करे, उसे कहेंगे अपन जीन। ठीक है, द हेरिडिटरी यूनिट विच आर ट्रांसमिट traits from one generation to next generation are called genes। ठीक है ना, आगे बात समझ में चलिए। तो द हेरिडिटरी यूनिट विच विच ट्रांसमिट ट्रेट ट्रेट या लक्षण जिसको हम बोलते हैं ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन आर कॉल्ड जीन्स। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो जीन होता है ये वास्तव में एक फंडामेंटल यूनिट होती है बायोलॉजिकल सिस्टम की। ठीक है, इट इज ए फंडामेंटल बायोलॉजिकल यूनिट। ठीक है ना, ये एक फंडामेंटल बायोलॉजिकल यूनिट होती है। आल्सो नोन एज, इसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि हेरेडिटरी फैक्टर। ठीक है, इसे हम हेरिडिटरी फैक्टर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसको हम हेरिडिटरी एलिमेंट के नाम से जानते हैं। हेरिडिटरी एलिमेंट। ठीक है, इसके अलावा हम इसको, एक और नाम है इसका मर्कमल, जर्मन में, जिसका मतलब होता है ट्रेट्स। ठीक है ना, ट्रेट्स के नाम से जानते हैं, और जर्मन भाषा में इसको बोला जाता है मर्कमल। ठीक है, मर्कमल, MERKML, मर्कमल भी कहा जाता है इसको। तो ये सब नाम है इसके। फैक्टर मेंडल ने कहा, एलिमेंट तत्व जिन्हें हम कहते हैं, ट्रेट लक्षण, ये सब क्या है, जीन है। ठीक है, अब देखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास में कोई जीन उपस्थित है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और समझ लेते हैं हम कि ये जो जीन है ये टर्म किसने दिया। ठीक है ना, जीन का जो टर्म है, ये टर्म दिया था किसने, जीन शब्द किसने दिया था, तो ये दिया था जोहानसन ने। ठीक है, किसने दिया था, जॉनसन ने दिया था 1909 के अंदर। ठीक है, और इस जीन का मतलब क्या होता है, तो जीन का मतलब होता है, ग्रीक के अंदर, ग्रीक भाषा के अंदर जीन का मतलब होता है जीनेसिस। क्या मतलब होता है, जीनेसिस। और जीनेसिस का मतलब होता है टू बी बोर्न, टू बी बोर्न यानी कि पैदा होने वाला। ठीक है, और जो जीन कंसेप्ट है, जीन कंसेप्ट वो दिया था किसने, सट्टन ने। जीन कंसेप्ट दिया था सट्टन ने। ठीक है, टर्म तो किसने दिया था, टर्म तो दिया था जॉनसन ने, और जीन कंसेप्ट दिया था किसने, सट्टन ने। सट्टन और बोवेरी का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, अब किसी भी जीन को आइडेंटिफाई करना है तो हम उस जीन का आइडेंटिफिकेशन उसके म्यूटेशन के द्वारा करते हैं, यानी कि द प्रेजेंस ऑफ जीन
is is detected only is detected only when a mutation occur on it। ठीक है, मतलब कि किसी भी जीन का जो प्रेजेंस है वो कब हमें ज्ञात हो सकता है, वो हमें तब ज्ञात हो सकता है जब हम उसके ऊपर म्यूटेशन कर दें। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि यहाँ पर ये इस स्ट्रेच के अंदर कोई एक जीन है, पर्टिकुलर ये जीन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक जीन है। ये जो जीन है ये एक्स जीन है मान लेते हैं, ठीक है, कौन सा जीन है ये, एक्स जीन है। तो ये जीन क्या करेगा, एक एमआरएनए बनाएगा, क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा, और ये एमआरएनए एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। वो प्रोटीन ये है जिसका नाम भी क्या है, एक्स प्रोटीन है। ठीक है, अब अगर हम इस जीन के ऊपर क्या कर दें, म्यूटेशन कर दें, इस जीन के ऊपर मैंने यहाँ पर एक म्यूटेशन कर दिया, म्यूट कर दिया इसको, है ना, इसको मैंने म्यूटेशन कर दिया तो ये जीन फंक्शन नहीं कर पाएगा। फंक्शन नहीं कर पाएगा तो ये एमआरएनए भी नहीं बनेगा, और जब एमआरएनए नहीं बनेगा तो ये प्रोटीन भी नहीं बनेगी। प्रोटीन भी नहीं बनेगी तो हमें उस ऑर्गेनिज्म के अंदर इस प्रोटीन का निर्माण नहीं हो रहा, इसका पता लग जाएगा हमें कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर जीन है जो पर्टिकुलर प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब है कि आप किसी भी जीन का पता लगा सकते हैं उसके ऊपर म्यूटेशन करके, अदरवाइज हम जीन का पता नहीं लगा सकते। ठीक है, हमें पता ही नहीं होता कि किस तरह का कौन सा सेगमेंट है जो प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इस तरह से पता लगाया जाता है। इसी तरह से हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो पूरा हुआ है। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं हम जीन थ्योरी की, कि ये जीन थ्योरी जो है वो क्या है, जीन थ्योरी। ठीक है, ये जीन थ्योरी जो है वो दी थी किसने, टी एच मॉर्गन ने। किसने दी थी, टी एच मॉर्गन ने दी थी। ठीक है, इसने ये कहा था जीन थ्योरी में कि ये जो क्रोमोसोम होते हैं ना, ये क्रोमोसोम के पास में एक ऐसी आनुवांशिक इकाई होती है, ठीक है, और प्रत्येक क्रोमोसोम जो है वो हजारों की संख्या में जीन को कैरी करता है। ठीक है, और ये क्रोमोसोम पर एक लीनियर फॉर्म में अरेंज होते हैं। ठीक है, एक स्पेशल रीजन पर अरेंज होते हैं, ये किसी स्पेशल लोकेशन पर ये अरेंज होते हैं, इसे बोलते हैं हम जीन थ्योरी। तीन बातें इसके अंदर, क्या है, पहली बात कि क्रोमोसोम जो होते हैं जो हेरिडिटरी यूनिट है, ठीक है, और प्रत्येक क्रोमोसोम पर मतलब जो क्रोमोसोम है उनके पास में हेरिडिटरी यूनिट होती है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि क्रोमोसोम के पास में एक हेरिडिटरी यूनिट होती है। ठीक है, और ये जो हेरिडिटरी यूनिट होती है वो क्रोमोसोम पर 100 से लेकर 1000 की संख्या में पाई जाती है। ठीक है ना, मतलब कि एक क्रोमोसोम हजारों की संख्या में जीन को लेकर चलता है या जीन को कैरी करता है, और ये जो जीन होते हैं ये लीनियर फॉर्म में यहाँ पर अरेंज होते हैं। ठीक है, और जहां पर ये जीन होता है वो एक स्पेशल रीजन होता है जिसे हम बोलते हैं लोकाई या लोकस। क्लियर, तो जीन थ्योरी क्या कहती है, जीन थ्योरी ये कहती है कि जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम आर बियरर्स, बियरर्स का मतलब होता है धारक, ठीक है ना, बियरर्स ऑफ हेरेडिटरी यूनिट। ठीक है, क्रोमोसोम जो होते हैं वो हेरिडिटरी यूनिट के धारक होते हैं, यानी कि उसको धारण करके रखते हैं। ठीक है, एंड ईच क्रोमोसोम, जो प्रत्येक क्रोमोसोम है वो कैरी करता है, कैरीज 100 और 1000 ऑफ जीन। ठीक है ना, 100 से 1000 जीन को वो क्या करता है, कैरी करता है। और ये जो जीन होते हैं, द जीन आर अरेंज अरेंज ऑन द क्रोमोसोम इन द लीनियर फॉर्म या लीनियर ऑर्डर, एक रेखीय क्रम में या लीनियर ऑर्डर में ये यहाँ पर अरेंज होते हैं। ठीक है, एंड कहाँ पर होते हैं, ऑन द
स्पेशियल रीजन, एक स्पेसिफिक रीजन पर या स्पेशल रीजन पर ये यहाँ पर अरेंज होते हैं, या उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, लोकस भी बोलते हैं, और लोकस पर। तो हमने तीन बातें देखी यहाँ पर जीन थ्योरी के अंदर। पहली बात तो टी.एच. मॉर्गन ने दी, दूसरा ये हेरिडिटरी यूनिट को धारण करते हैं क्रोमोसोम, और प्रत्येक क्रोमोसोम में 100 से 1000 तक जीन होते हैं। ये जो जीन होते हैं ये अरेंज होते हैं क्रोमोसोम पर इन लीनियर ऑर्डर, ठीक है, और जहां पर ये अरेंज होते हैं उसको हम बोलते हैं लोकेशन या लोकस, ठीक है। अब देखिए क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, और इस डीएनए स्ट्रैंड में यहाँ से यहाँ पर पर्टिकुलर इस वाले सेक्शन में, इस वाले सेक्शन में, इस वाले सेक्शन में ये एक जीन है। तो ये जहाँ पर ये जीन है, ये जीन एक लोकेशन है, ठीक है ना। ये जीन क्या है, एक लोकेशन है। जैसे मान लो जीन 1, जीन 2, जीन 3 हम ऐसे कहें, ठीक है, तो ये एक लोकेशन हो गई। दूसरी चीज ये लीनियर फॉर्म में है, ठीक है, और ये क्रोमोसोम पर है, क्योंकि यही जाकर आगे चलकर क्या बनेगा, क्रोमोसोम बनने वाला है। क्लियर, ठीक है। ये बात कही गई किसके अंदर, हमारे जीन थ्योरी के अंदर। चलें आगे। ओके, देखो अब एक साइंटिस्ट हुआ बेंजर, ठीक है। बेंजर ने जीन की अलग अलग परिभाषाएं दी। बेंजर ने 1955 में, इसमें इन 1955 उसने कहा कि जो जीन है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो जिस तरह का काम करते हैं उसी के आधार पर उसने उसको नाम दिया। तो जीन का क्लासिफिकेशन हम बात कर रहे हैं। तो बेंजर ने क्या किया, जीन को क्लासिफाइड जीन इनटू, किस किस में क्लासिफाई किया उसने, देखो यहाँ पर उसने जीन को कहा रेकोन, ठीक है, जीन को कहा उसने म्यूटोन, ठीक है, और जीन को कहा उसने सिस्ट्रोन। समझ में आई बात। अब ये जो रेकोन है, उसने कहा कि जो रेकोन होता है वो रिकम्बिनेशन की यूनिट होती है। जो रिकोन होता है वो क्या करता है, रिकॉम्बिनेशनल यूनिट या रिकॉम्बिनेशन की यूनिट होती है। म्यूटोन जो होता है वो म्यूटेशन की यूनिट होती है, म्यूटेशन की यूनिट होती है। और जो सिस्ट्रोन होता है, जिसको हम बोल रहे हैं सिस्ट्रोन, ये इसकी फंक्शनल यूनिट होती है, यानी कि इसी से ही क्या बनता है, आपका एमआरएनए बनता है, और ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो जो फंक्शनल यूनिट है, यानी कि ये क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, जो सिस्ट्रोन होता है। बाकी म्यूटोन होता है, ये म्यूटेशन की यूनिट होती है, यानी कि म्यूटेशन ज़्यादातर यहाँ पर ही होगा। रेकोन जो होगा वो रिकम्बिनेशनल यूनिट होगी, क्योंकि जो रिकम्बिनेशन है वो यहीं पर ये होगा, ठीक है। तो ये अलग अलग पार्ट होते हैं जीन के, जो कि एक जीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। ये जीन के भाग हो सकते हैं, ठीक है। अब कोई जो सेल है मान लीजिए, उसमें एक लंबा सा डीएनए स्ट्रैंड होता है, ठीक है, और उस डीएनए स्ट्रैंड में एक प्रमोटर होता है, और कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, ठीक है, जो आगे चलकर आपके एमआरएनए के निर्माण में भाग लेते हैं। और जो एमआरएनए का निर्माण होता है, उस एमआरएनए के निर्माण में भी कुछ अनट्रांसलेटेड रीजन होते हैं, जिनका आगे इस्तेमाल नहीं किया जाता, और फिर आगे चलकर वो जो ट्रांसलेटेड रीजन होता है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। इस तरीके से जीन अपना काम पूरा करता है, ठीक है। तो देखो क्या होती है ये कहानी। तो ऐसा इसने कहा, तो इसने कहा कि जो जीन है वो अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे रेकॉन हो गया, म्यूटोन हो गया, कॉम्प्लोन हो गया, और भी बहुत सारे नाम है, लेकिन मुख्य मुख्य 3 भागों में इसने इसको बांटा। कॉम्प्लोन होता है जो कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट होती है, ठीक है, इस तरह से। अब देखो ये यूं कह रहा है कि जो जीन है, जैसे मान लो ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, और इस डीएनए के स्ट्रैंड में यहाँ पर एक सीक्वेंस होगा, स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा, जिसे हम कहेंगे प्रमोटर रीजन। क्या कहेंगे इसको हम, प्रमोटर रीजन कहेंगे, ठीक है। इस प्रमोटर के आगे हो सकता है यहाँ से यहाँ तक का एक सीक्वेंस हो, वो कहलाएगा आपका ऑपरेटर, ठीक है। और इस ऑपरेटर के आगे का जो पार्ट है, ये वाला जो पोर्शन है, ये कहलाएगा आपका सिस्ट्रोन या स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। अब ये जो सिस्ट्रोन, म्यूटोन, रेकॉन,
वैसे तो ये एमआरएनए के अंदर पार्ट होते ही है, इनको हम एमआरएनए के हिसाब से भी देखते हैं। जैसे सिस्टोन है तो एमआरएनए के अंदर उपस्थित जो पार्ट होता है उसको हम सिस्टोन बोलते हैं। हालांकि वो सिस्टोन बनेगा किससे, इसी से बनेगा। ठीक है, तो देखो पहले हम समझते हैं बाद में लिखेंगे। तो ये क्या है आपका, ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे प्रमोटर। ठीक है, ये क्या है, प्रमोटर है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर। ठीक है, और इसके आगे भी कुछ पार्ट्स होंगे इस जीन के, जिनको हम बोलेंगे रेगुलेटर। जैसे यहाँ से यहाँ तक है तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे रेगुलेटर, रेगुलेटर। ठीक है, ये जो रेगुलेटर होता है, ये रेगुलेटर, रेगुलेटर जो होता है ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। कौन सी प्रोटीन बनाता है, रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। और ये जो रिप्रेसर प्रोटीन होती है ये बाइंड होती है किसके ऊपर, ऑपरेटर के ऊपर। ठीक है, और ये जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर के ऊपर ये प्रोटीन अगर बाइंड हो जाए, ऑपरेटर के ऊपर अगर प्रोटीन बाइंड हो जाती है, देखो अगर बाइंड हो जाएगी तो एमआरएनए का निर्माण नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर जैसे ऑपरेटर है और ऑपरेटर के ऊपर ये प्रोटीन बाइंड हो गई, बाइंड हो गई तो एमआरएनए का निर्माण नहीं होगा, इसका निर्माण नहीं होगा। समझ में आ गई बात, ये एमआरएनए है और इस एमआरएनए का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, अगर बाइंड होती है, लेकिन अगर प्रोटीन बाइंड नहीं होती है और बाइंड नहीं होकर वापस यहाँ आ जाती है, बाइंड नहीं होती है, तो फिर एमआरएनए का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, एमआरएनए बन जाएगा। लेकिन कब बनेगा, जब प्रोटीन यहाँ पर बाइंड नहीं हो। ठीक है, और प्रोटीन कहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ पर बाइंड ना होकर ये यहाँ जाए तो एमआरएनए का निर्माण होगा। ठीक है, कौन करेगा एमआरएनए का निर्माण, तो एमआरएनए के निर्माण करने के लिए यहाँ पर एक एंजाइम होगा जिसे हम कहेंगे पॉलीमरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम होगा वो, पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, ये पॉलीमरेज एंजाइम जो है यहाँ प्रमोटर साइट के ऊपर आकर बाइंड होगा। ठीक, पहले हम इसको ऐसे बना देते हैं गोला में, ज़्यादा बेटर है। ये प्रमोटर एंजाइम है जो यहाँ पर बाइंड हो रहा है। ठीक है, इसको बोलेंगे हम पॉलीमरेज। ये जो प्रमोटर है इस पर क्या बाइंड होगा, पॉलीमरेज। कौन सा पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि आरएनए बनाएगा, यहाँ पर आरएनए बन रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, अगर ये एमआरएनए बना रहा है तो। ठीक है, तो ये आरएनए पॉलीमरेज जो है यहाँ पर बाइंड होगा। ये बाइंड होकर यहाँ पर इस से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो न्यूक्लियोटाइड होंगे उनको कॉपी करेगा, किसकी फॉर्म में, आरएनए की फॉर्म में। और यहाँ पर होगा इसका स्टॉप पार्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इसका स्टॉप पार्ट होगा, ताकि ये आगे ना बढ़ सके, इतना ही एमआरएनए बनाएंगे। अब ये एमआरएनए के अंदर, अब हम एमआरएनए के अंदर चलते हैं। मान लेते हैं ये हमारा एक एमआरएनए बनकर तैयार हो गया, ये वाला हम एमआरएनए बना हमारा। और ये जो एमआरएनए है उसको हम यहाँ पर ले आते हैं, इधर इस साइड में ले आते हैं इस एमआरएनए को समझने के लिए। देखो ये एमआरएनए है, ठीक है, ये यही पार्ट है। ये जो एमआरएनए होगा, इस एमआरएनए पर यहाँ से यहाँ पर एक साइट होगी जिसे हम बोलेंगे राइबोसोम बाइंडिंग साइट। ठीक है, ये स्पेसिफिक साइट होगी जिसके ऊपर राइबोसोम बाइंड होगा। और इसके अंदर यहाँ से होगा इसका इनिशिएशन साइट। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, ये इनिशिएशन साइट होगा, इनिशिएशन साइट, इनिशिएशन साइट होगा। ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट होगा तो यहाँ पर हम एक निशान लगा देते हैं 1 प्लस 1। इधर वाला जो पार्ट है ये कहलाता है डाउन स्ट्रीम। क्या कहलाएगा, ये डाउन स्ट्रीम कहलाएगा। और इधर वाला जो पोर्शन है ये कहलाएगा आपका अप स्ट्रीम। ठीक है, मतलब इसके ऊपर ये जो 1 प्लस वाला जो निशान हमने लगाया है यहाँ पर, ये जो लाइन खींची, इसके इधर वाला पार्ट तो क्या कहलाएगा, अप स्ट्रीम कहलाएगा, और इधर वाला क्या कहलाएगा, डाउन स्ट्रीम कहलाएगा। ठीक है, यानी कि जो प्रोटीन बनेगी वो यहाँ से यहाँ तक के पार्ट की ही बनेगी। तो ये प्रोटीन ये बना देगा, जो भी प्रोटीन बनानी है, किसी भी तरह की प्रोटीन बनाएगा तो ये वाली प्रोटीन यहाँ पर ये बन गई। इसको हम नाम दे देते हैं क्या, प्रोटीन। ठीक है, अब ये जो कहानी बनी है ना यहाँ पर, ये जो एमआरएनए है, ये एमआरएनए ऐसे नहीं आया यहाँ पर, ये एमआरएनए आया है यहाँ पर स्प्लाइसिंग के थ्रू।
ठीक है। यहाँ पर ये इसके अंदर जब ये यहाँ से बनकर इस पार्ट से बनकर जब ये बना तो यहाँ पर इसके अंदर दो तरह की चीजें थी। एक था इसके अंदर एक्सोन और दूसरा था इंट्रॉन। फिर क्या था, एक्सोन और फिर इंट्रॉन, इस तरह की कंडीशन थी। तो इसको हम बोल दें एक्सोन और इसको हम बोल दें इंट्रॉन। फिर इसको हम बोल दें एक्सोन और फिर इसको बोल दें इंट्रॉन, फिर इसको बोल दें एक्सोन, इस तरह से। तो यहाँ पर एक एक्सोन, दो एक्सोन, तीन एक्सोन थे। तो वो तीन एक्सोन जो है वो यहाँ पर आ गई, ये पूरे के पूरे एक्सोन का वाला पार्ट है। ठीक है। और यही आगे चलकर क्या बना रहा है, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक। तो ये सारी संरचना रहेगी हमारे जीन की। ठीक है। धीरे धीरे हम सीख जाएंगे क्या क्या चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो पहले तो हमने कहा कि जो सेल होती है, इन सेल कोशिका में जो जीन होते हैं उनमें वो एक लंबा सा स्ट्रैंड होता है जिसमें एक प्रमोटर साइट होती है, कोडिंग रीजन होता है और नॉन कोडिंग रीजन होता है। दो चीजें कही हमने। देखो, एक तो ये प्रमोटर साइट हो गई, इसको हम प्रमोटर साइट बोलेंगे। ये जो आपका ऑपरेटर साइट है ये कहलाता है नॉन कोडिंग रीजन। क्या कहलाता है, नॉन कोडिंग। इसका कोई कोड नहीं बनाया जाता। और यहां से यहां तक का जो पार्ट है ये कहलाता है आपका कोडिंग रीजन। ठीक है, ये क्या कहलाता है, कोडिंग रीजन कहलाता है। क्लियर। तो ये बातें हम यहाँ पर लिख देते हैं। पहले जो कोशिका होती है, कोशिका में जो जीन होते हैं, जीन, ठीक है, जीन कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ठीक है ना, डीएनए का एक लंबा सा स्ट्रैंड ये रखते हैं। दैट दैट कंटेन ए प्रमोटर। क्या क्या होता है इसके अंदर, एक प्रमोटर सीक्वेंस होता है, मतलब प्रमोटर होता है, कोडिंग और नॉन कोडिंग, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती है। ठीक है, क्या क्या होता है, कोडिंग सीक्वेंस होती है और नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती है, और क्या होता है, प्रमोटर होता है। किसके अंदर, जीन के अंदर। जीन में ये तीन चीजें होती हैं। ठीक है। अब जो प्रमोटर होता है ये कंट्रोल करता है किसको, जीन की एक्टिविटी को। क्योंकि अगर प्रमोटर के ऊपर पॉलीमरेज बाइंड होता है और पॉलीमरेज अगर बाइंड नहीं होगा तो फिर जीन आगे एमआरएनए का फॉर्मेशन नहीं करेगा। समझ में आ गई बात। तो जो प्रमोटर होता है, प्रमोटर, ये प्रमोटर क्या करता है, प्रमोटर कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ ए जीन, जीन की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ठीक है ना। जबकि जो कोडिंग सीक्वेंस होती है, कोडिंग कोडिंग सीक्वेंस जो होती है या कोडिंग एलिमेंट जो होता है, इसको हम कोडिंग सीक्वेंस ही बोलते हैं। कोडिंग सीक्वेंस, ये जो कोडिंग सीक्वेंस होती है ये जीन क्या प्रोडक्ट बनाएगा, मतलब किस तरह का एमआरएनए बनाएगा, किस तरह की प्रोटीन बनाएगा, इसको डिटरमाइन करने का काम करती है। ठीक है। तो कोडिंग सीक्वेंस, जो कोडिंग सीक्वेंस है, कोडिंग सीक्वेंस डिटरमाइन, कोडिंग सीक्वेंस डिटरमाइन व्हाट द जीन प्रोड्यूस। ठीक है ना, जीन क्या प्रोड्यूस कर रहा है। जबकि जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस, जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है ये रेगुलेशन का काम करता है। नॉन कोडिंग सीक्वेंस क्या करता है, रेगुलेट द कंडीशन, रेगुलेट द कंडीशंस ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस करता है। अब देखो नॉन कोडिंग सीक्वेंस कहाँ पर है, एक तो ये ऑपरेटर है अपना और एक ये रेगुलेटर है। इसका भी कोई कोड नहीं बनता इधर एमआरएनए में, एमआरएनए में तो केवल इसका ही कोड बनता है और इसी की कोडिंग होती है। इसी, ये जो कोडिंग रीजन होता है इसी की कोडिंग होती है एमआरएनए की फॉर्म में, और जो एमआरएनए होता है वही उसका क्या बनता है, आपका प्रोडक्ट बनता है प्रोटीन। ठीक है। अब देखो कोई भी जीन जो है एक्टिव है, ठीक है ना, जब कोई जीन एक्टिव होता है तो कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस उसके कॉपी हो जाते हैं। पहली बात तो कॉपी हो भी जाते हैं ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। वो कैसे कॉपी होते हैं, देखो आगे चलकर, जैसा कि मैंने बताया आपको कि यहाँ देखना, आप इसको समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर एक्सोन एक्सोन की फॉर्म में ये कोडिंग सीक्वेंस यहाँ पर आ गया।
ठीक है। लेकिन यहाँ आकर ये वापस से क्या बन गया, नॉन कोडिंग बन गया, क्योंकि कोड जो है आगे चलकर यही काम आने वाला है, ठीक है, यही काम आने वाला है, ये ट्रांसलेशन वाला कोड ही काम आने वाला है, जो ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा बन तो गया, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा सारे कोड तो बन गए, यहाँ पर सारे कोड आ गए, ठीक है, कोड आ गए, लेकिन ये बाद में ये अनट्रांसलेटेड रीजन और ट्रांसलेटेड रीजन में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो जब कोई भी जीन, व्हेन ए जीन इज एक्टिव, जब कोई भी जीन एक्टिव होता है तो जो कोडिंग रीजन होता है, द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग, कोडिंग के साथ साथ नॉन कोडिंग पार्ट भी जो है वो कॉपी हो जाता है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस, नॉन कोडिंग सीक्वेंस इज कॉपीड, ठीक है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी क्या हो जाता है, कॉपी हो जाता है। इन ए प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, उसे क्या बोलते हैं हम, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। और क्या बनाता है, आरएनए बनाता है, एंड प्रोड्यूस ए कॉपी ऑफ आरएनए, और आरएनए की एक कॉपी बना लेते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब जो जीन है यूकैरियोटिक जीन के अंदर, देखो जब हम यूकैरियोटिक की बात करते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की, जैसा कि अभी हमने बनाया था जीन, तो जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, उन यूकैरियोटिक कोशिकाओं का जो जीन होता है, जैसे ये जीन है किसका है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो इसमें नॉन कोडिंग जो सीक्वेंस होती है, जैसे ये वाली सीक्वेंस है, ये वाली सीक्वेंस है, ये वाली सीक्वेंस है, ऐसा मान के हम चल रहे हैं, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए आप, इसको हम बोल रहे हैं एक्सोन, और ये जो बच गया पार्ट इसको हम क्या बोल रहे हैं, इंट्रोन, ठीक है। फिर इसको हम एक्सोन, और फिर इसको क्या बोलेंगे, इंट्रोन, फिर इसको क्या बोलेंगे, एक्सोन, फिर इसको क्या बोलेंगे, इंट्रोन, फिर इसको क्या बोलेंगे, एक्सोन, ठीक है। तो ये एक्सोन एक्सोन एक्सोन, तो जो एक्सोन होता है वो तो होता है कोडिंग सीक्वेंस, मतलब ये जो एक्सोन पार्ट होते हैं ये क्या होते हैं आपके, ये कोडिंग सीक्वेंस होते हैं जो आगे चलकर कोडिंग करेंगे, ठीक है ना, कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। और जो इंट्रोन इंट्रोन पार्ट होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंस, ठीक है, ये काम नहीं करते, और स्प्लाइसिंग के द्वारा इनको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कहानी लिख लेते हैं, चलिए। तो द जीन ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, द जीन ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जीन की बात कर रहे हैं ना, कैन कंटेन, अब ऐसा स्ट्रक्चर, जो ऐसा स्ट्रक्चर का मतलब ये जो इंट्रोन वाला जो पार्ट होता है ना, ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है, ये केवल किस में पाया जाता है, यूकैरियोट में पाया जाता है, ये ध्यान रखना। कुछ प्रोकैरियोट ऐसे हैं जिनमें इंट्रोन्स भी पाए जाते हैं, ठीक है, अपवाद को छोड़ देता हूँ, बाकी सब प्रोकैरियोट के अंदर पूरा का पूरा एक्सोन पार्ट पाया जाता है, जिसको हम सिस्ट्रोन नाम देते हैं, जैसा कि हमने उसने बेंजर ने भी दिया था उसको सिस्ट्रोन नाम। और जो यूकैरियोट कोशिकाएं होती है उनमें दोनों ही तरह के पार्ट पाए जाते हैं, एक्सोन भी पाया जाता है और इंट्रॉन भी पाया जाता है, ठीक है। तो जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं कैन कंटेन रीजन ऑफ नॉन कोडिंग, ऑफ नॉन कोडिंग सीक्वेंस, ठीक है, ये इनके पास में नॉन कोडिंग सीक्वेंस रीजन होता है, जिसे क्या कहा जाता है, कॉल्ड इंट्रॉन्स, क्या कहेंगे उनको हम, इंट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। ये जो इंट्रॉन्स होते हैं इनको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, विच आर रिमूव्ड बाय स्प्लाइसिंग, इसके द्वारा रिमूव कर दिया जाता है इनको, स्प्लाइसिंग के द्वारा, फ्रॉम एमआरएनए, ठीक है। अब ये क्या होती है वो हम भाई भी बात करते हैं, ठीक है। देखो ये जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस था हमारा, इसकी स्प्लाइसिंग करें हम, यहाँ पर ये स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग में क्या होगा, स्प्लाइसिंग में ये जो इंट्रॉन वाले पार्ट है ये तो हटा दिए जाएंगे, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि ये अपना एक इंट्रॉन, दो इंट्रॉन और ये तीन इंट्रॉन, ठीक है, ऐसे तीन इंट्रॉन है अपने पास में, और चार क्या है आपके पास में, एक्सोन है, तो ये चार एक्सोन जो है इस तरह से अलग अलग काट दिए जाएंगे, यहाँ पर एक, दो, तीन और ये चार,
ठीक है, ये चारों एक्सोन जो है अलग अलग हो जाएंगे, मतलब इस तरह से काट दिया जाएगा। और केवल एक्सोन एक्सोन, ये एक एक्सोन, फिर ये दूसरा एक्सोन, फिर ये तीसरा एक्सोन, और फिर ये चौथा एक्सोन, इनको तो जोड़ दिया जाएगा और इनको हटा दिया जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास में क्या बचेगा, एक्सोन 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 और एक्सोन। अब जैसे एक्सोन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से ये हमारे पास बचेंगे। तो ये एक्सोन 1, इसको हम एक्सोन 2 बोल दें, एक्सोन 3 बोल दें और एक्सोन 4 बोल दें। स्प्लाइसिंग में इनको हटा दिया जाएगा, मतलब ये तो संरचनाएं क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी और ये बचे रह जाएंगे। ठीक है, वो हमने पढ़ भी लिया है स्प्लाइसिंग के अंदर, फर्स्ट पेपर के अंदर। ठीक है, विच आर रिमूव्ड बाय स्प्लाइसिंग फ्रॉम mRNA। ठीक है, द रीजन ऑफ कोडिंग सीक्वेंस, यानी कि जिसकी हम कोडिंग कर रहे हैं, जो हमारे पास mRNA में पहुंचेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, कोडिंग सीक्वेंस, उसे कहा जाएगा एक्सोन। क्या कहेंगे उसे, एक्सोन कहेंगे। जो कोडिंग सीक्वेंस होगी उसे क्या कहेंगे हम, एक्सोन कहेंगे। ये बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, तो ये एक्सोन इंट्रॉन इस तरह से कहानी आपकी चलती रहती है। ठीक है, अब जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती है उसमें एक सिंगल जीन होता है, वो जैसे ये जीन है, ये मल्टीपल टाइप की प्रोटीन को कोड कर सकता है। जैसे समझे अपन यहाँ पर इसको, कि ये जो स्प्लाइसिंग होती है, ये स्प्लाइसिंग अगर अल्टरनेटिव फॉर्म में हो जाए, किसमें हो जाए, अल्टरनेटिव फॉर्म में हो जाए, तो ये अलग अलग तरह की प्रोटीन बना सकता है। जैसे यहाँ पर ये समझे हम कि ये E1 है, E2 है, E3 है, E4 है। अब मान लो यहाँ पर ये हमारा एक mRNA इस तरह का बन गया, एक mRNA इस तरह का भी बन सकता है और एक mRNA इस तरह का बन सकता है। इस तरह से मतलब है कि यहाँ पर इसमें E1, E2, E3, E4 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से अपने पास में 4 पार्ट हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे समझा देता हूँ आपको, ऐसे समझ लो आप, इसको काट देते हैं यहाँ पर। ये 4 पोर्शन है सबके, 1 2 3 4। अब मान लो कि यहाँ पर ये 1 2 3 4 इस तरह की सीक्वेंस में अगर mRNA आता है, तो ये ई वाला E1 E2 E3 E4 जो है वो एक स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन बनाएगा, जिसमें एक E1 होगा, एक E2 होगा, E1 के बाद में E2, फिर उसके बाद में E3 प्रोटीन का एमिनो एसिड होंगे और फिर E4 के एमिनो एसिड होंगे। ठीक है, अब अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग में मान लो ये बदल जाता है, ये बदल जाता है, जैसे कि E1 के बाद में यहाँ पर E3 आ जाता है, फिर यहाँ पर E4 आ जाता है और फिर यहाँ पर आता है E2, या पहले यहाँ पर E1 है तो यहाँ पर आ गया आपका E4, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर E4 आ जाए और यहाँ पर आ जाए E3 और यहाँ पर आ जाए आपका E2। ठीक है, या यहाँ पर ऐसे हो सकता है कि यहाँ पर E2 आ जाए, यहाँ पर E4 आ जाए, E3 आ जाए और यहाँ पर E1 आ जाए, इस तरह से कंडीशन भी बन सकती है। तो ये अलग अलग तरीके से स्प्लाइस्ड हो सकते हैं। तो हर बार जैसे मान लो इससे बनने वाली प्रोटीन है, जिसमें वही कहानी E1 है, E1 के बाद में अब E3 वाले एमिनो एसिड होंगे, फिर इसके बाद में E4 वाले होंगे और फिर इसके बाद में E2 वाले होंगे। तो ये प्रोटीन इस प्रोटीन से डिफरेंट होगी। इसी प्रकार से इस प्रोटीन की बात करें हम, इधर वाली प्रोटीन की, तो इस प्रोटीन में ये कंडीशन हो सकती है जी, कि पहले E1 वाला सेगमेंट होगा, फिर E4 वाला होगा, फिर आपका E3 वाला होगा और फिर उसके बाद में E2 वाला होगा। तो ये इस और इस प्रोटीन दोनों, ये तीनों प्रोटीन डिफरेंट टाइप की है। या फिर ये भी हो सकता है इस प्रोटीन के अंदर कि ये इस तरह की प्रोटीन हो जिसमें E2 जो है वो पहले हो, ठीक है ना, E2 पहले हो, फिर E4 हो और फिर उसके बाद में E3 हो और फिर E1 हो। तो ये प्रोटीन भी क्या हो सकती है, इससे डिफरेंट हो सकती है। तो इस तरह से अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग में एक ही जीन जो है वो मल्टीपल टाइप की प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकता है। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म इन यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ए सिंगल जीन ए सिंगल जीन कैन एनकोड मल्टीपल प्रोटीन। ठीक है, बाय बाय प्रोड्यूसिंग
of mRNA through अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। समझ में आ गया अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग किसे कहते हैं हम और कैसे ये करते हैं। ठीक है, अब जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि उनमें इंट्रॉन्स होते ही नहीं है। प्रोकैरियोट में क्या नहीं होते हैं, इंट्रॉन्स नहीं होते, तो उनमें ऐसी कहानी नहीं हो सकती। ठीक है, इन प्रोकैरियोट्स इंट्रॉन्स आर लेस कॉमन। ठीक है ना, अगर होंगे भी तो कोई एक आध होगा। ठीक है ना, तो इनमें जो जीन होता है वो एकदम सिंगल होता है, उनमें कोई स्प्लाइसिंग नहीं होती, इसलिए प्रोटीन भी सिंगल टाइप की बनती है। लेकिन मल्टीपल, एक ही स्ट्रैंड से मल्टीपल प्रोटीन बना दी जाती है, क्योंकि स्ट्रैंड जो होता है वो लंबा होता है और वो कभी रुकता नहीं है। ठीक है, इन प्रोकैरियोट्स इंट्रॉन्स आर लेस कॉमन एंड जीन ऑफन contain contain a single uninterrupted stretch, ठीक है, ऑफ डीएनए। डीएनए का एक लंबा सा स्ट्रैंड होता है जिसे हम कहते हैं कॉल्ड ए सिस्ट्रोन। क्या कहते हैं उसको हम? सिस्ट्रोन कहते हैं। ठीक है, दैट कोड फॉर ए प्रोडक्ट, जो कि एक प्रोडक्ट बनाता है। दैट कोड फॉर ए प्रोडक्ट, ठीक है ना, जो एक प्रोडक्ट के लिए कोड करता है। जैसे कि ये हम कहें बात यहाँ पर कि ये प्रोकैरियोटिक डीएनए का एक स्ट्रैंड है। ठीक है, एक प्रोकैरियोटिक डीएनए का एक स्ट्रैंड है इतना बड़ा। ठीक है, और इससे एक जो है एमआरएनए ये बना इस तरीके से, तो इसका यहाँ पर कोई स्प्लाइसिंग नहीं होगी, तो ये जो एमआरएनए होगा, इस एमआरएनए की जो प्रोटीन बनने वाली है वो प्रोटीन पूरी कंप्लीटली इसी पोर्शन की बनने वाली है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर स्टार्टिंग साइट है, तो यहाँ से यहाँ तक की ही प्रोटीन जो है यहाँ पर बनेगी। ये डीएनए होगा, इसको हम क्या कहेंगे? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो थोड़ा सा इसको हम दूसरे तरीके से बना देते हैं ताकि आप लोगों को कहानी समझ में आ जाए। तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा हमारा इस तरह से, ठीक। और इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से क्या बन रहा है? एमआरएनए बन रहा है। ये डीएनए होगा, इस डीएनए से ये एमआरएनए बन गया और इस एमआरएनए से क्या बन गई? प्रोटीन बन गई बिना किसी स्प्लाइसिंग के। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे जीन है, तो बहुत सारे जीन है तो उनकी प्रोटीन भी अलग अलग बनती है, लेकिन एक साथ ही बनती है, इसमें रुकावट नहीं होती, कहीं पर रुकता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये जीन है, ये प्रोकैरियोटिक जीन है, ये एक ग्रुप में होता है यहाँ पर। जैसे कि हम बात करें कि ये जो आपका एमआरएनए है, मतलब ये जो डीएनए है, इस डीएनए में ये जो जीन है यहाँ से यहाँ तक, देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जीन है वो उनका एक ग्रुप है। ठीक है, उनका एक ग्रुप कैसे है? जैसे कि यहाँ पर एक जीन है, यहाँ पर एक जीन है, यहाँ पर एक जीन है, ऐसे ऐसे है ना। तो ये जीन नंबर 1 हम इसको कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं जीन नंबर 1। ठीक है, इसको हम बोल दें जीन नंबर 1, इसको हम बोल दें, सॉरी ये जीन नंबर 2 है। अरे यार क्या हो रहा है? ये जीन नंबर 2 है, ये जीन नंबर 3 है, ये जीन नंबर 4 है। तो ऐसे इसके अंदर बहुत सारे जीन है जो इसके अंदर कॉपी हुए हैं। ठीक है, ये जीन 1 का प्रोडक्ट है, ये जीन 2 का प्रोडक्ट है, ये जीन 3 का प्रोडक्ट है, और ये जीन 4 का प्रोडक्ट है, और ये हो सकता है जीन 5 का, अगर ये आगे भी होता तो जीन 5 का प्रोडक्ट है। समझ में आई बात? तो ये जो जीन है, जीन 1 2 3 4 5, ये किसमें पाए जाते हैं? प्रोकैरियोट्स में, एक से एक साथ पाए जाते हैं। इसलिए हम इस क्लस्टर को क्या बोलते हैं? ओपेरोन बोलते हैं। कहानी समझ में आई? तो ओपेरोन जो है वो क्या होता है? क्लस्टर ऑफ जीन होता है। जैसे कि हमने ओपेरोन मॉडल पढ़ा था। एक ओपेरोन में क्या क्या चीजें होती है? एक ओपेरोन में एक सेगमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं रेगुलेटर। एक ओपेरोन में क्या क्या चीजें होती है? एक रेगुलेटर होता है, ठीक है, एक प्रमोटर होता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक का जो सीक्वेंस है, अभी हमने बात ऊपर भी की थी, ये प्रमोटर है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर एक ऑपरेटर होता है, इसी के अंदर यहाँ पर क्या होता है? एक ऑपरेटर होता है, ये ऑपरेटर है। ठीक है, और बाकी का जो पार्ट होता है उसे हम स्ट्रक्चरल
जीन बोलते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं ये भी अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल जीन है, जैसे कि यहाँ पर हम यहाँ से यहाँ तक एक जीन है, यहाँ से यहाँ तक एक जीन है, या फिर आप ऐसे बना दो यहाँ से यहाँ तक एक जीन है, 3 जीन है। जैसे आपने पढ़ा होगा लेक जेड, लेक वाई और लेक ए, ऐसे 3 जीन है, ठीक है। ये लेक जेड, लेक वाई, लेक ए, ये तीनों ही जो है अलग अलग तरह की प्रोटीन बनाते हैं। ये तीनों जीन जो है वो अलग अलग तरह की 3 तरह की प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये 3 जीन अलग अलग तरह की प्रोटीन बनाएंगे, आगे चलकर इनसे इन्हीं से बनेगा एमआरएनए। मतलब ये वाला जो पोर्शन होगा लेक जेड, लेक वाई, लेक ए, ये वाला पोर्शन ही क्या बनाएगा आपका एमआरएनए बनाएगा, और इस एमआरएनए से क्या बनेगी आपकी प्रोटीन बनेगी। देखो ऐसे बनेगी ये लेक जेड, लेक वाई, लेक जेड, लेक वाई, लेक ए, इसी से क्या बनेगा आपका ये एमआरएनए बनेगा। और ये एमआरएनए, ये देखो यहाँ से यहाँ तक 3 जीन है अपने पास में, एक जेड है जिसको हमने बोला लेक जेड, इसको बोला हमने लेक वाई, और इसको बोला हमने लेक ए। ये तीनों 3 तरह की प्रोटीन बनाएंगे। जैसे लेक जेड ने ये बना दी, लेक वाई ने ये प्रोटीन बना दी, और लेक ए ने ये प्रोटीन बना दी, इस तरीके से। तो ये 3 तरह की प्रोटीन बन गई। तो ये जो 3 तरह की प्रोटीन बनेगी इनको हम क्या बोलेंगे प्रोटीन्स, ठीक है। ये 3 तरह की प्रोटीन इस जीन के द्वारा बनी, जिसको हमने बोला स्ट्रक्चरल जीन या सिस्ट्रोन। इसको हम क्या बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो हमने ये कहा कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें इंट्रॉन्स तो होते नहीं है, ठीक है, लेकिन उनमें जो जीन होते हैं वो एक ग्रुप में अरेंज होते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देते हम द प्रोकैरियोटिक जीन, द प्रोकैरियोटिक जीन ऑफन अरेंज्ड इन ए ग्रुप। ये एक ग्रुप में अरेंज हुए हैं, यहाँ पर एक ग्रुप है इनका, लेक जेड, लेक वाई, लेक ए का एक ग्रुप है, ठीक है। कोल्ड ओपेरोन, जिसे क्या कहा जाता है ओपेरोन कहा जाता है, कोल्ड ओपेरोन, इसे ओपेरोन कहते हैं, ठीक है ना। जिसके साथ में एक प्रमोटर होता है और एक ऑपरेटर होता है, ठीक है। कॉल्ड ओपेरोन विद प्रमोटर, क्या क्या चीज है प्रमोटर एंड ऑपरेटर, ठीक है, जिसमें एक प्रमोटर होता है, एक ऑपरेटर सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, ये इसका रेगुलेशन करते हैं, जैसा कि पहले बता दिया मैंने आपको, देट रेगुलेट ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ए सिंगल लॉन्ग आरएनए। जो ये लंबा सा आरएनए बना है हमारा, सॉरी ये लंबा सा जो आरएनए बना है इसको बोला हमने आरएनए, यानी कि एमआरएनए। ये कौन सा आरएनए है एमआरएनए। और इस एमआरएनए का निर्माण को कंट्रोल करने का काम कौन करेंगे प्रमोटर और ऑपरेटर करेंगे, ठीक है। अब देखो किसी भी जीन के, किसी भी जीव के अंदर जितने जीन होते हैं उसको हम बोलते हैं जीनोम, ठीक है। तो जितने जीन हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसको क्या बोलेंगे हम, पूरे जितने भी जीन होंगे उनको बोलेंगे हम एक सेट, टोटल सेट जो होगा जीन का किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसको बोला जाएगा जीनोम, ठीक है। तो ये परिभाषा याद रखना है जीनोम की, द टोटल सेट ऑफ जीन इन एन ऑर्गेनिज्म, इन एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म में टोटल सेट ऑफ जीन इज इज नोन एज इट्स जीनोम। क्या कहेंगे उसको हम जीनोम कहेंगे, क्लियर। अब सबसे बड़ा जीनोम किसका है, ठीक है ना। तो लार्जेस्ट जीनोम, याद रखना ये बात, लार्जेस्ट जीनोम जो है वो किसका है, सबसे बड़ा जीनोम किसका है अभी तक जो ज्ञात है वो है अमीबा, अमीबा डूबिया का, ठीक है ना। सबसे बड़ा जीनोम है अमीबा डूबिया का। इसमें लगभग 670 बिलियन बेस पेयर पाए जाते हैं, बिलियन बेस पेयर हैं, ठीक है, जो ह्यूमन से 200 गुना बड़ा है, ठीक है ना। कितना बड़ा है ये, लार्जर, लार्जर 200 टाइम्स
200 टाइम्स देन ह्यूमन जीनोम। ठीक है, मानव के जीनोम से कितना बड़ा है ये? 200 गुना बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि जो ह्यूमन का जीनोम होता है, देखो ये जो ह्यूमन का जीनोम होता है, ह्यूमन के जीनोम में, हमारा जो जीनोम है मानव का, उसमें केवल मात्र 3 बिलियन बेस पेयर है। कितने हैं? 3 बिलियन बेस पेयर। और इसमें कितने हैं? 670 बिलियन बेस पेयर है। ठीक है, तो ये जो 3 बिलियन बेस पेयर है, ये इससे कितने गुना ज्यादा बड़े हो गए? 200 गुना ज्यादा है ये। ठीक है ना। और हमारे जो 3 बिलियन बेस पेयर है, उसमें केवल मात्र ओनली और ओनली कितने जीन होते हैं? इसके अंदर केवल हमारे पास में 20,000 से लेकर 25,000 तक ही जीन होते हैं इसमें। मतलब अभी तक ज्ञात जीन इतने ही हैं और अभी इनके ऊपर काम चल रहा है हमारा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन के बारे में बात की कि जीन का जो फाइन स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या क्या चीजें होती है। हमने फाइन का मतलब बिल्कुल बारीक, फाइन का मतलब क्या होता है? बिल्कुल बारीक, बारीक स्ट्रक्चर। बारीक का मतलब बहुत ही महीन स्ट्रक्चर हमने जान लिया जीन का। अब हम इसका एक फिजिकल स्ट्रक्चर भी जानने की कोशिश करेंगे कि फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। इसको आगे और स्टडी करेंगे, कौन कौन से बेस पाए जाते हैं, क्या होता है, कौन किसके साथ जुड़ता है, ये सारी चीज़ हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। तो ये क्लास मैंने लाइव चलाई थी, लेकिन लाइव हो नहीं पाई थी, हो सकता है आपको दिख नहीं रही होगी। ये थोड़ी देर में आपको ये जो है नज़र आ जाएगी, तो ये आपको मिल जाएगी। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।